हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी गाला असाइनमेंट 2026 का विभाग बी पेपर नंबर 3 के प्रश्नों का उत्तर एकदम सरल भाषा में यहां पर हम आपको बताएंगे। राइट, चलो पहला क्वेश्चन 25। तेल तथा वसायुक्त पदार्थों को एक थैली में नाइट्रोजन गैस भरकर पैक किया जाता है, क्यों। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन ये बोलता है कि तेल और वसायुक्त अगर पदार्थ हैं उसको अगर एक थैली में पैक करना है तो थैली में नाइट्रोजन गैस तो भरना पड़ेगा, बट क्यों भरना पड़ेगा भाई, क्या रीजन है, देखते हैं। कारण, नाइट्रोजन गैस यह तैलीय पदार्थ और वसायुक्त पदार्थ को आपस में मिलने से रोकता है, जिससे वह पदार्थ खराब नहीं होता। तो क्लियर है, अगर वसायुक्त पदार्थ और तैलीय पदार्थ अगर आपस में मिल जाएंगे ना तो खराब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे तो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। इसीलिए भैया उसमें क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस। साथ ही साथ वह लंबे समय तक चलता है। अगर नाइट्रोजन गैस उसमें भर दोगे तो वह पदार्थ आपस में मिलेगा भी नहीं, यानी तैलीय पदार्थ वसायुक्त पदार्थ आपस में मिलेगा भी नहीं और लंबे समय तक चलेगा, और वह पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होगा। इसीलिए तेल वाले वसा वाले पदार्थों को पैकेट में पैक करते समय उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नोट, हमारे वातावरण में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, सभी गैसों में सबसे ज्यादा यही गैस। तो विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 25 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है 26, धातु और अधातु में अंतर। तो ये रहा धातु, ये रहा अधातु। धातु की सतह चमकदार यानी चमकीली होती है और अधातु की सतह खुरदरी होती है। राइट, उष्मा और विद्युत के सुचालक, यानी जो धातुएं होती है ना विद्यार्थी मित्रों, वह उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। अर्थात धातु में उष्मा प्रवाहित होती है, यानी धातु गर्म करोगे गर्म हो जाएगा, और विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा। और जो अधातु है ना, उष्मा और विद्युत में उष्मा की तो सुचालक होती है पर विद्युत की कुचालक होती है। यानी अधातु के अंदर अधातु गर्म करोगे गर्म तो हो जाएगा, बट अधातु के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, धातु के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। धातु के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं और अधातु के गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे, निम्न होंगे। उदाहरण में जैसे लोहा और तांबा, तो जो लोहा और तांबा है ना वह धातु है, और प्लास्टिक और रबर क्या है, अधातु है। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 26 आपको समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ओके, प्रकाश संश्लेषण अर्थात क्या, उसका समीकरण लिखना है। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सभी हरी वनस्पतियां, सभी शैवाल, कुछ बैक्टीरिया सूर्य प्रकाश का उपयोग करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। राइट, यही अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है, और यह वनस्पति के जीवन के लिए अर्थात हरी वनस्पतियां, शैवाल, कुछ बैक्टीरिया जो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, ऐसे सभी सजीवों के लिए ये काफी अत्यंत आवश्यक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी हरी वनस्पतियां, सभी शैवाल, कुछ बैक्टीरिया सूर्य प्रकाश का उपयोग करते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ग्लूकोज, यही ग्लूकोज। राइट, ठीक है, जो वो बनाते हैं यही ग्लूकोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सभी वनस्पति, सभी शैवाल, सभी बैक्टीरिया के लिए आवश्यक है। ठीक है, समीकरण क्या है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण 6CO2 प्लस 6H2O, प्रकाश ऊर्जा, राइट, क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2, ये C6H12O6 ये ग्लूकोज है। क्या ये, ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सभी हरी वनस्पतियां, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। समीकरण आपके सामने है, परिभाषा काफी आसान भाषा में। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा होता है पूरा। ओके, तो आपको समझ में आ गया अच्छे से, समीकरण भी अच्छा खासा है। याद रखना, समीकरण आपको याद करना पड़ेगा, 6CO2 प्लस 6H2O, यानी H2O 6, कार्बन डाइऑक्साइड 6, इस तरह से याद करने का तरीका बता रहा हूं। और ये प्रकाश ऊर्जा क्लोरोफिल C6H12O6 ये ग्लूकोज है प्लस 6O2। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। राइट, इष्ट में कलिका सर्जन समझाओ। इष्ट, ठीक है, इष्ट यह एक कोश की कवक है। इष्ट क्या है विद्यार्थी मित्रों, एक कोश की कवक। इष्ट में प्रजनन की प्रक्रिया अलैंगिक प्रजनन के द्वारा होता है, यानी इष्ट जो प्रजनन करता है ना
वह अलैंगिक है। मैं आपको पहले ही बोल दिया हो, अलैंगिक प्रजनन एक कोशिकीय सजीव और लैंगिक प्रजनन बहुकोशिकीय सजीव। इष्ट एक कोशिकीय सजीव है तो अलैंगिक प्रजनन करेगा, राइट, जिन्हें हम कलिका सर्जन कहते हैं। अर्थात इष्ट जो अलैंगिक प्रजनन करता है वह प्रक्रिया कलिका सर्जन कहलाती है। इन्हीं इष्ट में कलिका सर्जन होता है, क्वेश्चन में भी है, ठीक है। इष्ट की सतह पर एक उभार होता है, सबसे पहले इष्ट की सतह पर एक उभार आएगा, बड्स, बड्स जिसको बोलते हैं, जिन्हें हम कलिका कहेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, कलिका। इस प्रकार इन कलिकाओं का विभाजन होएगा, इस प्रकार इन कलिकाओं का धीमे धीमे बड़ा होंगी, इसका विभाजन होगा और धीरे धीरे ये कलिका बड़ा हो जाएंगी, राइट, और ये कलिकाएं बढ़कर खुद एक नए इष्ट का निर्माण कर लेंगी। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा इष्ट में कलिका सर्जन, संक्षिप्त में समझाओ, आपको आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सुपुष्पी वनस्पति में परागण अर्थात क्या, स्वपरागण और परपरागण की क्रिया में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम परागण की परिभाषा जानेंगे, परागण किसे कहते हैं। तो पराग कोश से परागकण, राइट, याद रखना ये लिखा है परागकण, परागकण, याद समझ में आ रहा है। पराग कोश से परागकण का वर्तिकाग्र में पहुंचना अर्थात परागण। याद रखना परागण की परिभाषा क्या है, जो पराग कोश है, पराग कोश से पराग के जो कण होते हैं वह वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, उसे बोलेंगे परागण। यह प्रक्रिया बीजों के निर्माण के लिए आवश्यक है, परागण प्रक्रिया बीजों के निर्माण के लिए आवश्यक है। अब हमें जानना है स्वपरागण और परपरागण में अंतर, राइट ना, राइट, यहां भी सही कर दो, यहां ऐसा कर दो, इसको पर परागण, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है, स्वपरागण और परपरागण के बारे में पढ़ लो। स्वपरागण में क्या है, जब परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे में वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण मतलब जब पराग के कण उसी पुष्प में या उसी पौधे के वर्तिकाग्र में गिरेंगे, ठीक है। और परपरागण में क्या होगा, जब परागकण दूसरे पौधे या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो उसे परपरागण करेंगे। इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि इनमें अंतर क्या है। स्वपरागण का मतलब है इसमें पराग के कण उसी पौधे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में गिरेंगे, और परपरागण में क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब इसमें पराग के कण उस पौधे में ना दूसरे पौधे में, उस फूल में ना दूसरे फूल में वर्तिकाग्र में गिरेंगे। तो यही अंतर है विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, समझाओ आंख की संवजन क्षमता। दूसरा नंबर है अस्पष्ट दृष्टि अंतर। तो पहला नंबर है आंख का संवजन क्षमता क्या है, जानते हैं। यह क्षमता अर्थात निकट और दूर की वस्तु को फोकस करने के लिए लेंस की मोटाई में परिवर्तन होना। आंख का संवजन क्षमता की परिभाषा क्या है, आंख का संवजन क्षमता अर्थात निकट और दूर की वस्तु को फोकस करने के लिए, यानी पास और दूर की वस्तु को फोकस करने के लिए लेंस की मोटाई में परिवर्तन करना। समझ में आ रहा है ना। और यह बदलाव मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी लेंस की मोटाई में जो परिवर्तन होता है यह मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित होता है, मतलब छोटा और बड़ा होना, ठीक है। उसके बाद है अस्पष्ट दृष्टि अंतर क्या है, जब हमारे आंखों में कोई धुंधलापन ना हो, ऐसे समय पर वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, उसको बोलते हैं अस्पष्ट दृष्टि अंतर। हमारे आंखों में कोई कमी ना हो, हमारे आंखों में कोई धुंधलापन ना हो, हमारा आंख अच्छा हो तो कोई भी वस्तु को हम स्पष्ट देखेंगे, इसे बोलेंगे अस्पष्ट दृष्टि अंतर। इसका महत्व क्या है, पढ़ने लिखने और वस्तु की पहचान करने के लिए काफी आवश्यक है। अगर आपके पास स्पष्ट दृष्टि अंतर है, आपके आंख में कोई बीमारी नहीं है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, किताब उताब अच्छे से लिख सकते हो और किसी भी वस्तु की अच्छे से पहचान भी विद्यार्थी मित्रों कर सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 हमारा होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर आधार रखता है। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर आधार रखता है विद्यार्थी मित्रों। पहला नंबर है चालक तार के लंबाई पर, दूसरा नंबर है परिणाम क्षेत्र पर, ठीक है। चालक का प्रतिरोध चालक तार के लंबाई और परिणाम क्षेत्र पर आधार रखता है। देखो चालक तार के लंबाई का, चालक तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा, यानी चालक तार का लंबाई जितना ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। परिणाम क्षेत्र,
चालक तार जितना मोटा होगा उसका व्यास जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। उल्टा, चालक तार जितना ज्यादा मोटा होगा अर्थात उसका व्यास जितना ज्यादा अधिक होगा तो उसका प्रतिरोध कम। तो सिंपल सी बात है, तार पतला है तो प्रतिरोध ज्यादा। कितना भी लंबा तार हो, तार लंबा है लेकिन पतला है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, और तार मोटा है भले से लंबा क्यों ना हो लेकिन उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। तो इस तरह से चालक का प्रतिरोध दो बातों पर आधार रखता है, 2 नंबर के लिए, चालक तार की लंबाई पर और परिणाम क्षेत्र पर। यहां आपको जान जाओ आर बराबर प्रतिरोध। अब देखो यहां पर प्रतिरोध का सूत्र, प्रतिरोध पी एल ए। आर बराबर प्रतिरोध, पी बराबर वस्तु का प्रतिरोध, एल बराबर चालक की लंबाई, ए बराबर चालक तार की लंबाई। विद्यार्थी मित्रों, आई होप 31वां नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिस तरह से मैंने एकदम आसान भाषा में लिखा है, बोर्ड की परीक्षा में आप ऐसे ही लिखो, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। 20 ओम प्रतिरोध दर्शाती विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा खींचती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करो। तो सबसे पहले 20 ओम आर यानी प्रतिरोध 20 ओम, आई बराबर 5 एम्पियर, टी बराबर 30 सेकंड है। सबसे पहले ऊष्मा ज्ञात करना है तो ऊष्मा को एच बोलते हैं। एच का सूत्र होता है आई स्क्वायर आर टी। बोलो क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो आई क्या है तुम्हारा 5 एम्पियर, आई स्क्वायर मतलब आई को 2 बार लिखो, 5 गुणे 5। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है तुम्हारा आर यानी 20 ओम है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है टी तुम्हारा कितना है 30 सेकंड है। तो 5 गुणे 5 कितना हो गया 25, गुणे में 20 गुणे 30 यानी 600। अब 25 में 600 का गुणा करेंगे तो 15,000 जूल आएगा, क्योंकि उष्मा हमेशा जूल में होगा। तो उष्मा बराबर 15,000 जूल। विद्यार्थी मित्रों, ये रहा हमारा आंसर। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पर। चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत प्रवाहित सलिए पर कौन सी स्थिति में महत्तम चुंबकीय बल लगता है और कौन सी स्थिति में चुंबकीय बल नहीं लगता है यानी कम लगता है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो समझते हैं, जब सलिया चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत हो, याद रखना जब सलिया चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत हो तब बल महत्तम लगेगा। पहला आंसर मिल गया आपको कि कौन सी स्थिति में बल महत्तम लगेगा, तो जब सलिया चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत हो। अब बोला है कौन सी स्थिति में चुंबकीय बल नहीं लगेगा। नहीं लगेगा मतलब कम लगेगा या तो लगेगा ही नहीं। तो जब सलिया चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के समांतर हो, एकदम आसान है, लंबवत हो तो अधिक लगेगा और समांतर हो तो बल न्यूनतम लगेगा अथवा शून्य हो सकता है, मतलब लगेगा ही नहीं भाई। इतना आसानी से मैंने आपको आंसर बता दिया, राइट। महत्तम कब होगा, जब सलिया चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत हो तो महत्तम, और नहीं लगेगा या कम लगेगा तो जब सलिया चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के समांतर हो। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट करते 34। क्वेश्चन नंबर 34, जैविक विशालन क्या है। जैविक विशालन को हम जैव आवर्धन भी बोलते हैं। देखो ध्यान से, जैविक विशालन विषैले और हानिकारक पदार्थों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना। सबसे पहले जानो, विषैले और हानिकारक पदार्थ जब आहार श्रृंखला में प्रवेश करेंगे तब इन पदार्थों का सेवन छोटे जीव करेंगे और उनका सेवन उनसे बड़े जीव करेंगे। इस प्रकार पूरी आहार श्रृंखला विषैली बन जाएगी भाई, जिसके कारण सजीवों का भारी मात्रा में नुकसान होता है और यह भयंकर विनाश जैविक आवर्धन या जैविक विशालन कहलाता है। अगर भाई रासायनिक खाद अगर फेंक दिया, रासायनिक केमिकल अगर आपने पौधे के ऊपर फेंका तो पौधा जहरीला। अब पौधा यानी घास, घास को हिरन खाएगा तो हिरन जहरीला, हिरन को शेर खाएगा तो शेर जहरीला। इस प्रकार से आहार श्रृंखला ही विषैली हो जाएगी, तो किसी एक की बीमारी सबको लग जाएगी और ये बीमारी पूरे आहार श्रृंखला में फैल जाएगी और सजीवों का बहुत बड़ा भयंकर विनाश होगा। इसी विनाश को जैविक विशालन कहते हैं। यह घटना एक मानव निर्मित घटना है, मानव की लापरवाही से यह घटना सर्जित होती है जो पारितंत्र को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। पारितंत्र हमारा असंतुलित हो जाता है विद्यार्थी मित्रों। ओके, तो 34 आपको समझ में आ गया होगा। 35, जैविक घटक और अजैविक घटक में अंतर। जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक किसे बोले, पारितंत्र का वह घटक जिसमें सजीव निवास करता है उसे जैविक घटक कहते हैं। बोलो, पारितंत्र का वह घटक जिसमें सजीव निवास करता है उसे जैविक घटक कहते हैं, और पारितंत्र का वह घटक जिसमें निर्जीव निवास करता है उसे अजैविक घटक। एकदम आसान है, पारितंत्र का वह घटक जिसमें सजीव निवास करता है उसे जैविक, और पारितंत्र का वह घटक जिसमें निर्जीव निवास करता है उसे अजैविक। उदाहरण, पेड़ पौधे प्राणी पशु पक्षी ये जैविक घटक है,
वर्षा, तापमान, भूमि, ये अजैविक घटक। 35 कंप्लीट। 36 मनुष्य में रुधिर का दोहरा परिवहन समझाओ। तो दोहरा परिवहन को दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं, हिंदी में तो यही बोलेंगे, दोहरा परिसंचरण। जब हृदय में प्रत्येक चक्र में रुधिर का 2 बार परिवहन, हृदय के अंदर प्रत्येक चक्र में, एक साइकिलिंग में रुधिर का 2 बार परिवहन हो, उसे बोलते हैं रुधिर का दोहरा परिसंचरण। इसके कारण ही ऑक्सीजन युक्त रुधिर और बिन ऑक्सीजन युक्त रुधिर आपस में मिलने से रुकते हैं। दोहरे परिसंचरण के कारण ही हमारे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन, दैट मीन्स कहने का मतलब है ऑक्सीजन युक्त रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर, मतलब बिन ऑक्सीजन युक्त रुधिर, ये दोनों आपस में मिलने से रुकते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर ये मिक्स हो जाएंगे तो टेंशन बढ़ जाएगा भाई, प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। इसके कारण ही हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रुधिर और बिन ऑक्सीजन युक्त रुधिर आपस में नहीं मिलते हैं, इसी वजह से आवश्यक प्रमाण में हमें ऊर्जा प्राप्त होती, मिल जाएंगे तो ऊर्जा प्राप्त होने की जगह नष्ट हो जाएगी। बट ये करता कौन है? दोहरा परिसंचरण तंत्र के द्वारा ये सब संभव है, ठीक है। इसके कारण ही हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण रहता है। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला तो यह है कि ऑक्सीजन और बिन ऑक्सीजन युक्त रुधिर को मिलने से रोकते हैं, और साथ ही साथ हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो भी आवश्यक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वह हमें इन्हीं के द्वारा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट 37 घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज और अर्थिंग वायर का महत्व बताना है। तो फ्यूज क्या है? यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। फ्यूज एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हमें शॉर्ट सर्किट से बचाता है। किससे बचाता है? शॉर्ट सर्किट। जैसे हमारे घर में कोई हम काम कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हुआ, फ्यूज के अंदर का पतला सा वायर का टुकड़ा टूट जाएगा, हमारे घर का विद्युत प्रवाह बंद हो जाएगा। घटना घटते घटते नहीं घटेगी भाई, ठीक है। हमारे घर में विद्युत के उपकरणों को सुरक्षित रखता है फ्यूज, यानी फ्यूज हमारे घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब अर्थिंग वायर भी जान जाओ भैया, हरे रंग का होता है। अर्थिंग वायर कौन से रंग का होता है? हरे रंग का। यह हमें करंट से बचाने का काम करता है, राइट। जब भी हमें करंट मारता है तो हमारे बॉडी में जैसे करंट आता है, उस करंट को तुरंत के तुरंत खींच के जमीन के अंदर डाल देता है भैया। अर्थिंग वायर, अर्थिंग में अर्थ है, अर्थ यानी जमीन के अंदर गड्ढा करके जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वायरिंग करी जाती है, वही अर्थिंग वायर होता है, ठीक है। लघु पतन को रोकने का कार्य करता है। लघु पतन यानी हमारे घर में शॉर्ट सर्किट जो होता है वह नहीं होता है इसकी वजह से। कभी कभी जब शॉर्ट सर्किट की संभावना होती है, तैसे ही शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग, लघु पतन का मतलब होता है ओवरलोडिंग। जैसे ही हमारे घर में ओवरलोडिंग की संभावना होती है, तुरंत के तुरंत पूरे करंट को खींच लेता है जमीन के अंदर अर्थिंग वायर। ओवरलोडिंग होते होते रुक जाता है और हमारे घर के सभी साधन सुरक्षित रहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, सुरक्षा की दृष्टि से अर्थिंग वायर बहुत ही आवश्यक है विद्यार्थी मित्रों। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा राइट कंप्लीट हुआ। पेपर नंबर 3 विभाग नंबर बी कंप्लीट हुआ विद्यार्थी मित्रों। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। जय हिंद, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल्स को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। आपके लिए हिंदी माध्यम के लिए सर्वश्रेष्ठ चैनल यूनिक अकेडमी लर्निंग सेंटर है। कोई भी हिंदी माध्यम के लिए आपके लिए इतना मेहनत नहीं करता जितना मैं आपके लिए करता हूँ। पूरा गाला असाइनमेंट, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, पूरे 6 के 6 पेपर के सॉल्यूशन आपको एकदम खतरनाक अच्छे सॉल्यूशन में, एकदम आसान भाषा में। यार वीडियो देखोगे तो दोनों काम होगा, आपको याद हो जाएगा यार। और स्क्रीनशॉट पाड़ के आप इसका पीडीएफ बना के आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हम आपके बारे में सोच रहे हैं तो आपको भी हमारे बारे में कुछ, आपका विकास हमारा ही एक लक्ष्य है, ठीक है। जय हिंद, राधे राधे।